सबसे पहले हम स्फेरिकल ऑब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। हमने इतना पढ़ा था कि अगर कंडक्टिंग स्फीयर हो, सॉलिड हो चाहे होलो स्फीयर हो, चाहे हमारा नॉन कंडक्टिंग होलो स्फीयर हो, तीनों के केस में हमारी टोटल कैलकुलेशन सेम चलती है, सारे ग्राफ सेम चलते हैं, तो तीनों को हम एक साथ स्टडी कर लेंगे। जैसे सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं होलो कंडक्टिंग स्फीयर, यहाँ पर सॉलिड कंडक्टिंग लिख देते हैं। यहाँ पर होलो नॉन कंडक्टिंग। एक होलो कंडक्टिंग स्फीयर जिसकी रेडियस कैपिटल आर है। सबसे पहले बात करेंगे इनसाइड पॉइंट की, यानी अगर हमारी डिस्टेंस, हमारा जो पॉइंट ले रहे हैं उसकी डिस्टेंस कैपिटल आर से उसकी रेडियस से कम हो, तो उस केस के अंदर इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज ये पॉइंट है हमारा पी पॉइंट और ये ओरिजिन है, यहाँ पर एक क्लोज सरफेस की जाए, क्योंकि हमारी जो कैलकुलेशन आई थी वह कैलकुलेशन क्लोज सरफेस के लिए थी। तो पी पॉइंट के ऊपर जाकर मैं एक क्लोज सरफेस करूँगा, तो उसके अंदर सबसे पहले ये देखें कि उस क्लोज सरफेस में क्यू इनसाइड कितना है। क्यू इनसाइड हमारा 0 आया है। हमारी जो कैलकुलेशन थी वो ये थी कि क्लोज सरफेस का इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस हमारा किसके बराबर होगा, क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। और क्यू इनसाइड कितना आया हमारा 0, तो इसकी वैल्यू 0 आ गई, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है इस केस के अंदर। सेम टू सेम अगर सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर की बात करें तो सॉलिड में भी यही होगा, कैपिटल आर इसकी रेडियस मानो, अगर एक पी पॉइंट स्मॉल आर डिस्टेंस पे लिया जाए, तो उसका अगर एक स्फेरिकल सरफेस बनाए, क्लोज सरफेस बनाए, तो उसमें भी तो चार्ज नहीं होता ना, क्योंकि सारा का सारा चार्ज बाहर सरफेस पे होता है कंडक्टिंग स्फीयर के। तो उस केस के अंदर भी सबसे पहला पॉइंट कि आर लेस देन अगर कैपिटल आर हुआ तो क्यू इनसाइड कितना होगा, 0 होगा। तो ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन भी हमारा क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 0 होगी। यही वैल्यू हमारी ई की 0 आ जाएगी। सेम बातें चल रही है। थर्ड हमारा होलो नॉन कंडक्टिंग, यानी ये सॉलिड था फिर भी इसके चार्ज तो बाहर सरफेस पे ही था ना, ये होलो है, इसके बाहर सरफेस पे चार्ज रहेगा। ये इसका सेंटर पॉइंट ओ, कैपिटल आर इसकी रेडियस होगी। स्मॉल आर का एक अगर स्फीयर बनाया जाए इनसाइड के अंदर, तो उस केस के अंदर भी अगर आर लेस देन कैपिटल आर हुआ, इसका फर्स्ट केस, तो क्यू इनसाइड की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। तो ई डॉट डी एस की वैल्यू भी क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट का मतलब 0 आ जाएगी। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इस केस के अंदर भी 0 होगा। तो ये 3 केस के फर्स्ट केस हो गए। अब बात करें आउटर की, इसका सेकंड केस कि आर ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल आर हो, उस केस के अंदर, यानी अब हमें पॉइंट लेना है ओ से स्मॉल आर डिस्टेंस पी पॉइंट बाहर, और इस पी पॉइंट के लिए अगर मैं क्लोज सरफेस बनाऊं तो वह सरफेस एक स्फेरिकल शेप की होगी, एक स्फेरिकल सरफेस होगी। अब क्यू इनसाइड कितना होगा, सपोज इस होलोस्फीयर पे टोटल चार्ज कैपिटल क्यू था, तो इनसाइड यानी इस सरफेस के अंदर ही है ना ये कैपिटल क्यू चार्ज वाला जो स्फीयर था, तो यानी क्यू इनसाइड की वैल्यू कैपिटल क्यू होगी। तो ई डॉट डी एस हमारा कितना आएगा, कैपिटल क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आएगा। तो ई तो कांस्टेंट है ही हमारा, ई की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है, और इस सरफेस का इस छोटे से एलिमेंट डी एस ओ जो हमने डेरिवेशन की थी उसी टाइप से इसका अगर क्लोज इंटीग्रेशन किया जाए तो सरफेस का क्लोज इंटीग्रेशन 4 पाई आर स्क्वायर होता है, इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आ जाएगी। यही तो हमारी कैलकुलेशन थी उस इलेक्ट्रिक फील्ड की।
कि एक स्फीयर से अगर बाहर कोई पॉइंट लिया जाए r डिस्टेंस पे तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा Q/4πε0r² होता है। तो ये चीज़ें हमारे डायरेक्ट यहाँ पे सोल्व हो रही हैं। सेम टू सेम इसका अगर सेकंड केस लिया जाए, यानी ये जो r डिस्टेंस वाला पॉइंट था P पॉइंट, ये बाहर होता तो सेम कैलकुलेशन इसकी होती। सेम टू सेम कैलकुलेशन होलो नॉन कंडक्टिंग की होती कि अगर बाहर का पॉइंट हो तो अंदर तो टोटल चार्ज हमारा कैपिटल Q ही रहता ना, तो ये सेम टू सेम कैलकुलेशन होती है। 3 स्टेप के अंदर आंसर आ जाता हमारा। तो इस टाइप से हमें कैलकुलेशन करनी होती है। अब स्फीयर में एक केस बचा था कि नॉन कंडक्टिंग अगर सॉलिड स्फीयर हो, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, कैपिटल R रेडियस का एक नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, इसके अंदर टोटल चार्ज Q स्प्रेड आउट है, होल वॉल्यूम के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है Q चार्ज। हमें सबसे पहले इनसाइड की बात करनी है। इनसाइड यानी R की वैल्यू लेस देन कैपिटल R हो, उस केस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। तो एक पॉइंट P स्मॉल r डिस्टेंस पे जाके इसका एक क्लोज सरफेस बना लेंगे। तो क्लोज सरफेस जो आएगी उसके अंदर भी तो अब चार्ज होगा ना, क्योंकि यह चार्ज इसकी टोटल बॉडी में, टोटल वॉल्यूम में स्प्रेड आउट है, हर जगह चार्ज रखा हुआ है। पहले तो हमने होलो किया तो होलो के अंदर कुछ होता ही नहीं है, सारा चार्ज बाहर था। सॉलिड कंडक्टिंग की बात की तो भी तो उसके सरफेस पे चार्ज चला जाता है, तो अंदर की साइड कोई चार्ज ही नहीं आया था। बट इस केस के अंदर जो चार्ज है हमारा वो टोटल वॉल्यूम के अंदर स्प्रेड आउट है, तो यहाँ पर भी हमारा चार्ज होगा। तो सबसे पहले यही कैलकुलेशन करें कि इनसाइड हमारा चार्ज है कितना। तो हम जानते हैं कि टोटल वॉल्यूम के अंदर जो टोटल चार्ज है मींस 4/3πr³ में हमारा टोटल चार्ज Q रखा हुआ है। तो यूनिट वॉल्यूम में कितना होगा, Q डिवाइडेड बाई 4/3πr³। अगर मैं बात करूं स्मॉल r रेडियस की, यानी छोटे स्फीयर की, तो उसके अंदर हमारा स्मॉल चार्ज जो कितना होगा वह यूनिट वॉल्यूम का चार्ज हमारा 4/3πr³ आया, और इतनी वॉल्यूम का चार्ज कितना आएगा 4/3π स्मॉल r³। 4/3π से 4/3π कैंसल, तो Q इनसाइड की वैल्यू कितनी आई, QR³ डिवाइडेड बाय कैपिटल R³, ये आई। कुछ बुक्स में डायरेक्ट डेंसिटी की फॉर्म दी हुई होती है। डेंसिटी क्या होती है, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, और फिर इसकी वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बात तो घूम फिर के वहीं आ जाती है। जैसे आपको ठीक लगे वैसे इस बात को कर लेना, रिजल्ट यही आएगा। चाहे यहाँ डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर दो, चाहे चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम इंटू हमारे जो स्फीयर की, छोटे स्फीयर की वॉल्यूम है वो कैलकुलेशन कर दो, यही रिजल्ट आएगा। अब डेफिनेशन हमारी फ्लक्स की ये कहती है कि क्लोज इंटीग्रल यानी सरफेस इंटीग्रल E.ds का क्या होगा। इसमें भी तो स्फेरिकल सरफेस में हम डायरेक्ट EDS ले रहे हैं ना। इसका रीज़न ये है कि इस छोटे से एलिमेंट की भी नॉर्मल डायरेक्शन बाहर की तरफ है। इस पॉइंट चार्ज के कारण स्फीयर के अंदर जो चार्ज है वह भी रेडियली आउटवर्ड होता है, तो सेम टू सेम डायरेक्शन है, तो cos 0 1 होगा, तो हम E.ds ही ले लेते हैं डायरेक्ट। Q इनसाइड कितना हुआ, Q इंटू R³ डिवाइडेड बाय कैपिटल R³, और 1/ε0 टाइम्स होता है ना Q इनसाइड, तो ε0 से डिवाइड कर दिया, इसके बराबर हुआ। तो E इंटू ds की वैल्यू कितनी आई, 4πr² आया, क्योंकि सरफेस इस r रेडियस का अगर मैंने स्फीयर बनाया तो उसका जो सरफेस एरिया होगा वह 4πr² होगा। 4πr² इज इक्वल टू QR³ डिवाइडेड बाई ε0 कैपिटल R³। R³ ये R² कैंसिल, 4π नीचे जाएगा तो E की वैल्यू कितनी आ जाएगी, QR डिवाइडेड बाई 4πε0 को हम K भी लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई R³, जो हमने एक बड़ी डेरिवेशन से निकाला था। इसमें हमने क्या किया, सिर्फ इसके अंदर जितना चार्ज आया वह चार्ज ले लिया कि चार्ज हमारा इतना आएगा,
और उसी को 4 पाई आर स्क्वायर से हमने डिवाइड कर दिया, हमारा आंसर आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब इसका सेकंड केस लिया जाए कि आउटसाइड हो, तो आउटसाइड का मतलब आर ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल आर। अगर यही पॉइंट बाहर वाली साइड लूं तो इनसाइड टोटल चार्ज कितना आएगा, क्यों इनसाइड टोटल चार्ज ही आ जाएगा, क्योंकि सपोज ये एक बड़ा सर्कल बना दिया, इसके अंदर चार्ज है कितना, ये स्पेस तो सारा खाली है ना, तो इसके अंदर टोटल चार्ज तो हमारा कैपिटल क्यू ही हुआ, जो इस स्फीयर का चार्ज था तो कैपिटल क्यू आ गया। तो ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर, जो हमारी स्मॉल आर डिस्टेंस हमने लिए उसका स्फीयर बनाया है, इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ई की वैल्यू वही आ जाएगी, क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये तो हम पहले भी पढ़ते आए हैं। तो हमारे सेम टू सेम रिजल्ट थे जो इस थ्योरम को यूज़ करके बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में हमें मिल गए। हमने एक लाइन चार्ज की भी डेरिवेशन की थी कि लाइन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, जो कि इससे भी थोड़ी डिफिकल्ट डेरिवेशन थी। नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारी इनफाइनाइट लाइन चार्ज कि इनफाइनाइट लेंथ का एक वायर दे दिया जाए जिसके ऊपर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, तो इससे आर डिस्टेंस के ऊपर एक पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। तो एक लाइन चार्ज के कारण जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनती है वह इसकी सिलेंड्रिकल सरफेस होती है। तो इस पॉइंट को कवर करने के लिए, इस पॉइंट को इनक्लोज करने के लिए हम क्या बनाएंगे, इस आर रेडियस का एक सिलेंडर बना देंगे जिसकी रेडियस आर है और लेंथ हमने मान ली एल, कोई भी एक अननोन लेंथ का, एल लेंथ का हमने एक सिलेंडर बना लिया, आर रेडियस है इसकी। अब हमें कैलकुलेट करना है कि इस पी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। तो सबसे पहले देखते हैं एक सिलेंड्रिकल सरफेस जो होती है उसके कितने फेस होते हैं। सिलेंड्रिकल सरफेस के 3 फेस होते हैं, एक अपवर्ड, एक डाउनवर्ड और एक ये कर्व्ड सरफेस हो गई। तो तीनों साइड से हम फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो फ्लक्स की जो डेफिनेशन है वह डेफिनेशन है कि फाई इज इक्वल टू क्या होगा, ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन होगा। अब इसके 3 सरफेस है तो 3 सरफेस के लिए इंटीग्रेशन करेंगे। क्लोज सरफेस होगा, अगर फर्स्ट सरफेस की बात करूं, प्लस क्लोज इंटीग्रल सेकंड सरफेस के लिए ई डॉट डी एस हो गया, प्लस क्लोज इंटीग्रेशन थर्ड सरफेस के लिए ई डॉट डी एस हो गया। ये हमें कैलकुलेशन करनी है। अब ये फर्स्ट सरफेस मानो, ये सेकंड सरफेस मानो कर्व्ड सरफेस, और बॉटम सरफेस थर्ड सरफेस हो गई अपनी। अब फर्स्ट सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल की डायरेक्शन के बीच एंगल कितना होगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो क्या आएगा, ई डी एस कोस थीटा 1 आएगा, यानी पहली सरफेस के लिए एंगल, प्लस ई डी एस कोस थीटा 2 आएगा, ई डी एस कोस थीटा 3 आएगा। ई और डी एस की वैल्यू भी अलग अलग होगी, एरिया भी तो सबके अलग अलग है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी अलग अलग होगी। तो E1, E2, E3 इस टाइप से तो हम इसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे। एक बार हम एंगल का ही कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो फर्स्ट सरफेस के अंदर ये जो कर्व्ड सरफेस है, इस सरफेस के नॉर्मल की वैल्यू कहाँ होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। यानी यह अगर एक सिलेंड्रिकल शेप होता तो इसका जो अपवर्ड सरफेस है, तो एरिया की डायरेक्शन जो होती है वह सरफेस की आउटवर्ड डायरेक्शन होती है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो इसका आउटवर्ड ऊपर की तरफ है, ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। बट इस लाइन चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस टाइप से स्प्रेड आउट हुआ है ना, यानी ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस मानो आप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक्स वाई प्लेन में लाई कर रहा है और हमारे नॉर्मल की डायरेक्शन जेड डायरेक्शन है, यानी जेड डायरेक्शन का एक्स वाई प्लेन के साथ जो एंगल होगा वह 90 डिग्री का होगा। तो इसका मतलब थीटा 1 हमारा 90 डिग्री होगा। थीटा 1 90 डिग्री होने के कारण यह वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी, क्योंकि कोस 90 कितना होता है, 0 होता है।
सेकंड सरफेस ये कर्व्ड सरफेस। तो इस कर्व्ड सरफेस का जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी वह सरफेस के नॉर्मल आउटवर्ड डायरेक्शन होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की भी तो डायरेक्शन नॉर्मली आउटवर्ड होती है ना, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो θ2 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर θ1 तो होगा 90 डिग्री, और इस सरफेस के लिए नॉर्मल भी आउटवर्ड है, रेडियली आउटवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आउटवर्ड है, तो θ2 की वैल्यू 0 डिग्री होगी। इसमें अपवर्ड था, इसमें डाउनवर्ड होगी ना नॉर्मल एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में है हमारा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चार्ज के कारण बाहर की तरफ स्प्रेड आउट रहता है, रेडियली आउटवर्ड। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में और नॉर्मल इस डायरेक्शन में, तो एंगल कितना हुआ, θ3 हमारा 90 डिग्री का हुआ। इसमें भी यही है, ई इस साइड है और नॉर्मल अपवर्ड है, तो θ1 हमारा 90 डिग्री हुआ। तो cos 90 0 होता है, तो 1 और 3 90 है, तो ये वैल्यू 0 हो जाएंगी। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन बच जाएगा ई डॉट डी एस कोस θ2 का। तो फ्लक्स की जो वैल्यू आएगी वह वैल्यू आएगी ई डॉट डी एस, और कोस 0 डिग्री कितना होगा, कोस 0 1 होता है, तो यहाँ पर हमारी वैल्यू 1 आ जाएगी। ई तो बाहर आ गया इंटीग्रेशन से, डी एस का इंटीग्रेशन रह गया। अब इसका सरफेस इंटीग्रेशन रह गया, यानी सेकंड सरफेस हमारी ये थी ना कर्व्ड सरफेस, और कर्व्ड सरफेस एक सिलेंड्रिकल की होती है, तो उसका सरफेस एरिया कितना होता है, उसका सरफेस एरिया होगा 2 पाई आर, तो इसकी सरकमफेरेंस हो गई, और डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाय लेंथ कर देंगे तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया, तो 2 पाई आर एल हमारा एरिया हो गया। तो ये नेट फ्लक्स की वैल्यू है, ये फ्लक्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। अगर बात करें गॉस थ्योरम की, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि सरफेस के अंदर, इस क्लोज सरफेस के अंदर नेट चार्ज कितना है हमारा। तो सबसे पहले क्यों इनसाइड देख लेते हैं, क्यों इनसाइड कितना है, इतनी लेंथ का चार्ज है ना, और यूनिट लेंथ का चार्ज लैम्डा होता है, तो एल लेंथ का चार्ज कितना हुआ, एल लैम्डा हुआ। तो क्यों इनसाइड तो हमारा ये है, तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फाई की वैल्यू कितनी होगी, क्यों इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी लैम्डा एल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट सेकंड होगी। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को अगर मैच करें अकॉर्डिंग टू इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ई इंटू 2 पाई आर एल किसके बराबर होगा, लैम्डा एल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। एल से एल कैंसिल हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई, लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आ गया। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं, 2 से डिवाइड करूं, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा ना, तो वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 2 के लैम्डा डिवाइडेड बाय आर आ जाएगी। हमारे नीट के सिलेबस में इनफाइनाइट लाइन चार्ज ही होता है। अगर हम जेई मेंस एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो किसी भी एक छोटी लेंथ का वायर दे दिया जाएगा डिफरेंट एंगल के लिए, तो उसकी डेरिवेशन आपको स्टार्टिंग में वहाँ पर करवाई दी गई थी जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रॉपर स्टार्ट किया था हमने, तो वो डेरिवेशन आप याद रख सकते हो। नीट के लेवल पे हम अपनी ये डेरिवेशन याद रखेंगे। तो आज का काम हमारा ये है कि गॉस थ्योरम क्या है उसका प्रूफ देख लिया, यानी सबसे पहले उस टॉपिक को लिखने से पहले जो आपको एक छोटी सी डेरिवेशन करवाई थी कि फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी, क्यों इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट होगी, वही गॉस थ्योरम का प्रूफ है। तो बोर्ड के अंदर डायरेक्ट पूछा जाता है कि स्टेट गॉस थ्योरम या फिर गॉस लॉ एंड ड्राइव इट, यानी उसकी डेरिवेशन भी करो। तो वह डेरिवेशन स्टार्टिंग की फर्स्ट डेरिवेशन हमारी वो थी। उसके बाद हमने कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की डेरिवेशन की, और अब हमने इनफाइनाइट लाइन चार्ज की डेरिवेशन की। तो ये चीज़ें आपको करनी है।